गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हम बीपीएससी 17 के ई सेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 70 जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमारे 2 वीडियो बने थे। आज हम 71 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें यह क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से कृत्रिम बंदरगाह है, मीन्स कि विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इन आर्टिफिशियल पोर्ट कौन से हैं। तो मुंबई पोर्ट, मार्मुगांव पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट, जिसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा चेन्नई पोर्ट, जो है वो मैनमेड पोर्ट है। इसके अलावा एक और पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, जो है ये भी मैनमेड पोर्ट है। और भी कितने मैनमेड पोर्ट है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। 72 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, ये लेखक कौन थे। तो जो मोहम्मद वली हसन थे, उन्होंने जो लिखते थे उसको अंग्रेजों ने 1930 में बंद कर दिया था। अली मोहम्मद साद और शेख मियाँ जान और बदहरुल हसन ये अलग वर्क करते थे और ये लोग नहीं है। प्रश्न संख्या 73 में है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर द एलिमेंट। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि TC, TE और TI और TH का जो प्रोनाउंस है वो एक ही है। जैसे देखिए, टेल्थिसियम और टेलिरियम, थेलिरियम और थोरियम, मतलब सबका एक प्रोनाउंस है वो एक ही साइड की तरफ लगता है, तो इसलिए TC ही इसका आर्टिफिशियल जो है वो है, कृत्रिम मेडमेड है। तो जो जिन्होंने TC को टिक किया वही ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अब आइए 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था। ग्रीन बजट यानी हरियाली, पेड़ पौधे लगाना और किसानों को खुशहाल रखना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था। तो ग्रीन बजट का पेशकश 2020 से 21 के बीच में किया गया था। वित्तीय वर्ष कैसे निकालते हैं इसकी हम कभी और क्लास लेके आएंगे। तब तक आप लोग जो ग्रीन बजट है, चाहे बिहार की जो बजट है, उसको आप लोग जरूर पढ़ना फिर से। प्रश्न संख्या 75 है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्या पद रखते थे, कौन किसका विभाग है, उसके बारे में पूछा है। तो जो सचिव है, सचिव जो है वो क्या करते हैं, वो पत्राचार प्रभार इनके पास है। बी का जो एक है पेशवा, ये प्रधानमंत्री होते हैं। सामंत, जो सामंत होते हैं वो विदेश मंत्री होते हैं। और जो अमात्य होते हैं वो होते हैं वित्त मंत्री। जैसे वित्त मंत्री सीतारमन जी हैं, वैसे ही ये भी वित्त मंत्री है। विदेश मंत्री जयशंकर, इस टाइप के वो पदभार होगा। तो मराठा शासकों का जो इतिहास है उसको आप लोग को जरूर पढ़ना। लोग कहते हैं ना कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, तो देखो जो सब्जेक्ट में है उसको सबको ही पढ़ना है। अब देखो, मराठा शासकों का इतिहास पूछा है कि कौन से किस पद को संभालते थे, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न संख्या 76, अक्टूबर
1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त की थी? जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में एक सरकार गठन कर लिया था, तो 9 देशों ने इस गठन को समर्थन किया था, इस सरकार को। अब 9 संगठन कौन कौन से हैं? जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर लिखकर कमेंट करना कि कौन कौन से देश इनको मान्यता प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश का स्थापना तो बिंबिसार सबको पता है। केवल हर्यक वंश जो लोग पढ़ लिए होंगे उनको भी ये समझ में आया होगा कि बिंबिसार ही थे। ये बृहदत्त, अजात शत्रु और उपरोक्त में से एक से अधिक ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 78, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? यह जो प्रश्न है वो मैथ का है, रीजनिंग का है। तो देखिए 1996 को अगर हम देखें तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा हमने कैलेंडर की जो क्लासेस कराए थे उसमें है, आप जाकर देख लेना। 29 फरवरी 1996 को वेडनेसडे है, इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि बुधवार है। तो जब 1996 को बुधवार है तो पहला जो होगा वो थर्सडे होगा, सेकंड जो होगा फ्राइडे होगा और 3 मार्च 1996 क्या होगा? शनिवार होगा। इस तरह से शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? हमने रबी फसल सुनी है, खरीफ फसल सुना है, जायद फसल बहुत कम ही हम पढ़ते हैं। परंतु जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो समय बचता है, जो टाइम पीरियड बचता है, उसमें जितनी भी चीज़ों का उत्पादन होता है उसे हम जायद फसल कहते हैं। चना, कपास और सरसों जो है ये रबी फसल है, जो कि ठंडी के दिन में अभी के मौसम में उपजाया गया होगा। और इसके बाद जो समय होगा उसमें हम गाय को खाने के लिए, भैंस को, बकरी को खाने के लिए चारा जो उत्पादन करते हैं उसी को हम जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसल ही इसमें बेसिकली पूछा है, तो जायद फसल चारा हो गया। प्रश्न संख्या 80 जो है वो पूछा है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल NSSO के अनुसार 2017-18 और 2022-23 तक महिला श्रम भागीदार दर में कितनी वृद्धि थी? तो वृद्धि की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जब हम पढ़ते हैं, चाहे जो नेशनल सैंपल सर्वे जो आती है ऑफिस का, NSSO का, उसको भी जिन लोगों ने पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 23.37% तक बढ़ गई है। तो इसका आंसर ये होगा। प्रश्न संख्या 81 है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? तो आप देखना कि 1876 में जो रॉयल शीर्षक अधिनियम था उस समय आया था, परंतु ये जब महारानी जो उसके अंतर्गत विक्टोरिया की महारानी को बनाया गया तो 1 जनवरी 1877 में घोषित किया गया था कि विक्टोरिया महारानी बन गई। तो जिन लोगों ने 1876 किया था वो आंसर गलत है, क्योंकि उस समय यह अधिनियम आया ही था। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइट एक उदाहरण है। फ्लोर टाइल जैसे हमारे घर में जो टाइल्स लगी है उसको अगर हम सिंपल तरीके से प्लेट पे रखते हैं, फर्श पे रखते हैं तो वो नहीं टूटती है। तो इस टाइल्स में देखिए
पीवीसी तो हो ही नहीं सकता, थर्मोप्लास्टिक हो ही नहीं सकता, पॉलीथीन तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसलिए होगा कि इसमें वर्ड थर्मो भी है, सेटिंग भी है और प्लास्टिक भी है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली हम लोग फर्श पे जो टाइल्स लगाते हैं उसको सेट ही तो करते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। हालांकि इस पे और हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम आगे कोई वीडियो बना के इसको समझा देंगे। 83 जो प्रश्न है वो मैथ का क्वेश्चन है, जिसमें इसको सॉल्व करने चलेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि जो यहाँ भाग का मतलब प्लस हो रहा है, माइनस का मतलब भाग हो रहा है, और गुना का मतलब माइनस हो रहा है, प्लस का मतलब गुना हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है कि 36 - 4 भागे 8 - 4। तो हम नीचे क्या है उसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, पहले ऊपर का ही सॉल्व करेंगे। तो 36 में से 4 जाएगा 32, और यहाँ पे जब हम भाग करेंगे 8 से 32 में, तो कितना होगा 8 चौके 32, और ये 4 यहाँ पे आ गया, तो 4 - 4 0। तो जब ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे चाहे कितनी भी संख्या हो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे p/q के रूप में लिखते हैं ना, तो p = 0 मतलब सब 0, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो 0 होगा। प्रश्न संख्या 84 है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया? जो 100 वर्ष था वो किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो जो पीएन ओझा हैं उनके द्वारा संपादित किया गया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष को पढ़ा होगा उनका एक प्रश्न जरूर सॉल्व हो गया होगा। अब प्रश्न संख्या 85 में है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना था? पुरुष महिला में कितना था? तो लिंग अनुपात 918। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस सभी को आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसके साथ एडिज फैला हुआ है? किसके साथ साथ एडिज फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो है वो एडिज के साथ साथ फैला हुआ है। इस पे हम लॉन्ग वीडियो बना देंगे, बस अभी अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था यह है। ये तो हम जानते हैं कि चचनामा जो है वो अरब शब्द है, आक्रमण की जानकारी मिलती है। अली अहमद ने चचनामा लिखा था, इसका प्रमाण है। अली अहमद ने चचनामा लिखा था, इसका तो परिणाम है, परंतु इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। इन्होंने चचनामा का फारसी में जो है वो अनुवाद किया था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 88 प्रश्न संख्या में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से विकर्ण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें इंफ्रारेड विकिरण इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 89 में अगर हम देखें तो शिशुनाग वंश के साथ मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? मतलब जो है कि बिहार में किस वंश ने शासन किया था? तो जो नंद वंश है वो मौर्य वंश, जो नंद वंश है वही किया था, इसके बाद मौर्य वंश का आता है। तो शिशुनाग के बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 90 जो है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसको जब हम छोटे में ही 11th 12th मैट्रिक 9th 10th में पढ़े होंगे कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट सेल ही होती है। जो कोशिका होती है यही हमारा फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ का। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।